बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ में हूं डॉक्टर सना गौरी। 27 मार्च 2022 को एक जलसे में एक पेपर लहराया जाता है और उस पर्चे में क्या होता है जनाब, उस पर्चे में ये है कि बानी पीटीआई ये कहते हैं कि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है और ये उसका सबूत है। उस साइफ़र कहा जाता है। साइफ़र हर किसी के हाथ नहीं आता और साइफ़र की हकीकत ये होती है कि ये बड़े कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है। मजमे में लहराने के बाद एक बयानिया गढ़ा जाता है और उस बयानिए में ये कहा जाता है कि अगर मेरी हुकूमत को कोई ख़तरा है तो वो बैरूनी साजिश है। इस वक्त जो मसला में नज़र आता है वो इस वक्त जो आज केस हुआ और केस का फैसला सुनाया गया है वो शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई को इस साइफर केस से रिहाई मिल गई है। होना भी कुछ यही चाहिए था, चाहे वो आज होता, कल होता, 2028 के इलेक्शन से पहले हम देखते ऐसे ही कुछ होना था। अमूमन सियासी जो केसेस होते हैं उनके फैसले ऐसे ही आते हैं जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक और हकीकत जो हमारे सामने आई कि इस वक्त कुछ दिनों पहले यौम तकबीर पर छुट्टी बनाई गई और अमूमन छुट्टी नहीं होती। इसकी वजूहात कुछ यूँ थी कि ये साइफर केस का फैसला उस दिन होना था, एक अहम दिन था और अगर उस दिन ये फैसला हो जाता तो शायद पीटीआई के चाहने वालों में भी एक और खुशी की लहर दौड़ती। लेकिन इसलिए ही ये फैसला ये किया गया कि जनाब उस दिन छुट्टी कर दी जाएगी और ये चीज़ सामने आई। लेकिन इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि आगे होने क्या जा रहा है। रिहाई के बावजूद भी इस वक्त बानी पीटीआई जेल की सलाखों के पीछे हैं और मजीद मुकदमात की जो हमें बाज़ गश्त सुनाई दे रही थी और हमने अपने प्रोग्राम्स में भी ये कहा कि मज़ीद प्रोग्राम्स जो इसमें केसेस बनाए जा रहे हैं वो अभी मुतवक्का है कि बानी पीटीआई पे मज़ीद केसेस होंगे। ये कहना कि इस वक्त बानी पीटीआई को फौरी तौर पे रिहा कर दिया जाएगा ये अभी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन वही बात कि जितने फ्लॉज इन केसेस में थे वो फ्लॉज अब आहिस्ता आहिस्ता खुलते चले जा रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ बहुत बात करने की है जिसमें रऊफ सिद्दीकी साहब ने बड़ी तनकीद की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे और मौजूदा अदलिया पे। तो फिर अब वो कौन सी तनकीद है कि उस पर बात कर सकते हैं। आला अदलिया पे तनकीद शायद एक बड़ी मामूली बात हो गई। अब बड़े आराम से जिसके हक में फैसला आए उसके बारे में हम दमादम मस्कल अंदर करने लगते हैं और जिसके हक में फैसला ना आए वो उसके लिए अदलिया सबसे ज़्यादा बुरी हो जाती है। कम से कम इस केस के फैसले के बाद तो रऊफ सिद्दीकी साहब को जिस तरह से बड़े खुलेआम आके उन्होंने टेलीविजन पर और दूसरी जगह आला अदलिया के खिलाफ बात की कि यहाँ पे सियासी बुनियादों पे फैसले होते हैं, तो फिर आके कहना चाहिए कि जनाब ऐसा नहीं है। ये बात हकीकत और बहैसियत सहाफ़ी मैं इसको कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये टर्निंग पॉइंट है कि जिस तरह से हमें केसेस के फैसले नज़र आ रहे हैं लगता है कि बग़ैर दबाव के हर काम हो रहा है और ये दबाव का ना होना, और हो सकता है कि कुछ केसेस हमें ये भी नज़र आए हों कि दबाव के तहत भी हुए हों लेकिन उसके बावजूद भी उसकी कली खुलती चली जा रही है और उसको सही मोड़ पे लाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त जब तक बजट नहीं आ जाता, इस हुकूमत को चलते हुए 6 महीने नहीं हो जाते, चीज़ें थोड़ी सी ठंडी नहीं पड़ जाती, जब तक तो बानी पीटीआई की चीज़ों पे रिलीफ मिलना उनको मुख्तलिफ केसेस में ये तो इम्पॉसिबल सा नज़र आ रहा है। बाकी ये कि जनाब साइफर केस की जहाँ तक बात है इसमें यही सबूत प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था कि ये जो साइफर लहराया गया है ये मुल्की सलामती को कोई ख़तरा है, वो चीज़ प्रूफ नहीं की गई और ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि कोई बगावत की कोशिश की गई है। एक और गद्दारी का मुकदमा आगे आने वाला है, उसकी एक अलग बहस छेड़ेगी अब। लेकिन फिलहाल कम से कम साइफर वाला जो धब्बा था वो बानी पीटीआई के जो है ऊपर से हटा दिया गया। तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है जनाब मोहसिन काज़मी साहब, आप तज़कियाकार हैं, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे और कुछ देर में मुझे मुबशिर मीर साहब ज्वाइन करेंगे, आप भी सीनियर ज़ाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। आपकी तरफ आते हैं मोहसिन काज़मी साहब, एक एक्सपेक्ट कर रहे थे आप कि ये केस जो है साइफर केस से रिहाई मिल जाएगी बानी पीटीआई को? साइफर केस पे तो जितने भी एक्सपर्ट हमारे लॉयर हैं सब ये पेशगोई कर रहे थे कि ये इसके अंदर कोई जान नहीं है और वाकई इसका केस से ज़्यादा उसका इशू बहुत बना दिया। यही वजह है कि जब आदमी कोई कमज़ोर केस कोर्ट में डालता है किसी सियासतदान के ऊपर ना, तो वो उसके बाद उसकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा करता है, मीडिया पे बहुत उछालता है कि बस ये ख़तरनाक तरीन काम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। देखिए मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को कम अज़ कम मुखालिफत नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह क्या है कि कल तक फैसला ट्रायल कोर्ट ने किया था, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, आज हाई कोर्ट ने किया, उससे बड़ी अदालत है ये, तो आप बहैसियत गवर्नमेंट क्या आप उसको एक्सेप्ट कीजिए।
और अगर आपको लीगल तरीके से जाना है, कोई अपील करनी है तो अपील कीजिएगा, कोई मसला नहीं बनता इसके अंदर। अच्छा, असल में बात तो यही है कि ये जनरल तबसरा ये सब आ रहे हैं, सभी लोग यही कह रहे हैं कि जिसमें पीटीआई के बानी को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, यानी इस केस के अलावा जेल से बाहर नहीं आएंगे। और बहुत ही काबिल हमारे एतजाज हसन साहब ने आज बड़ा क्लियर कर दिया कि आप ये नहीं आएंगे बाहर, और उनको एक मशवरा भी दे दिया कि आप जाएं, जरदारी साहब से रब्ता करें और जरदारी साहब आपके लिए कुछ करेंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर समझ में जो उम्मीद हम समझ रहे थे, हमें दिलचस्पी इनके मुकदमों से नहीं है, हमें दिलचस्पी मुल्क के हालात से है कि ये इस्तेकाम कैसे आएगा। जब तक इस्तेकाम नहीं आएगा, पाकिस्तान की मशीयत कभी नहीं सही होगी, न माशरत सही होगी, न मशीयत सही होगी। इसलिए ज़रूरी है कि इन्हें इस पर कदम उठाना चाहिए। सर, आपकी एक बात को मुझे क्लियर कीजिएगा, आपने कहा कि जितना वावेला बनाया गया उसको नहीं बनाना चाहिए था इतना वावेला, लेकिन क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि इमरान खान साहब ने भी इतना ही वावेला बनाया था साइफर का जितना कि गवर्नमेंट ने, या फिर आप किसी को भी कोई भी ताकतवर हल्के की बात कर ले, उन्होंने इसको वावेला बनाया? क्या आपको नहीं लगता कि खान साहब का जो एक पूरा बयानिया था कि मेरी हुकूमत को क्यों निकाला गया, वो इसी एक साइफर से जुड़ा हुआ था? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं ज़ाती तौर पे खान साहब को कभी भी सियासतदान नहीं समझता हूं, क्योंकि मैंने उनमें कोई भी ऐसी खूबी नहीं देखी जो सियासी चालों को समझ सके। ना वो सियासी चालें समझ पाते हैं, ना सियासी चाल का जवाब दे पाते हैं। ये उन्हीं ने साइफर का केस उठाकर हमारे लिहाज से, मेरी ज़ाती राय के अंदर, बहुत गलती की थी। अगर वो उसका अदम एतमाद का मुकाबला किसी और तरीके से कर लेते और साइफर के केस में न जाते, क्योंकि उससे 3 दिन पहले तो उन्होंने कहा था, मैं तो दुआ कर रहा था कि ये लोग मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाए, मैं तो तैयार बैठा हूँ। वो सारी तैयारी बेहतर थी बनिस्बत किसी ने अगर आपको ये मिसगाइड कर दिया कि साहब इस इशू को उठा दें तो आपका मसला हल हो जाएगा। बहुत मिसगाइड किया किसी ने, और इन्होंने इससे काफ़ी शोर तो डाला है। इसमें जाहिर है शोर डालने की जरूरत ही नहीं है। इमरान खान साहब तो एक ऐसी हस्ती है, वो मुंह से बयान निकलेगा वो फैल जाता है पूरी दुनिया के अंदर। सर, आपने अभी कहा कि मिसगाइड किया, तो उस वक्त तो हम ये समझ रहे थे कि अभी पूरा जो सिनेरियो, थोड़ा सा मेरी एक लंबी बात हो जाएगी, कि हम ये समझते थे कि पीटीआई उस मराहिल में है कि जिसमें समझते समझते समझ आती है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जैसे एतजाज हसन साहब ने कहा है कि आप जरदारी साहब से मिलें जाके, ये बड़ा एक वाज़े पैगाम भी है और मुतबराना फैसला भी है कि चलें ये काम करना चाहिए, लेकिन आज तक पीटीआई इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं हुई है कि वो किसी से बात कर सके। तो अभी भी आप ये समझते हैं कि अभी भी मशवरा देने वाले गलत हैं, या ये वन मैन शो है और इमरान खान साहब की अपनी स्ट्रेटजी है कि वो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है? हाँ, मैं ये समझता हूँ कि खान साहब की अपनी स्ट्रेटजी ये है, मुज़ाहमत की है। वो मुफाहमत करना ही नहीं चाह रहे हैं। वो कहते हैं, सोचते होंगे कि जब हमने इतनी तकलीफ़ें उठा ली, हमारे वर्कर ने उठा ली, जेल भी हो गई, ये भी हो गया, वो भी हो गया, 9 मई के इल्ज़ामात भी आ गए, सब आ गए, तो अब मुझे क्या ज़रूरत है सरेंडर करने की। उनकी सोच है ये सियासी तदब्बुर नहीं है। सियासी तदब्बुर जो मेरी नज़र में है, ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था, और अब भी टाइम है। और मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी ऑफ़र दी थी इनको, और अब भी इनको इशारों के नाम में ऑफ़र आ रही है, और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी अभी तक काबीना में गई भी नहीं है। जिन शराइत के ऊपर मुस्लिम लीग हुकूमत कर रही है, अगर ये चाहें तो पीपल्स पार्टी इनके साथ मिलकर इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद ले आएगी और ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। सर, आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है, मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ जाएंगे? इलेक्शन की तरफ जाना मैं समझता हूं कि सुसाइड करना है। 50, 60, 70 अरब रुपया खर्च हुआ है इस इलेक्शन के ऊपर, ठीक है। क्या तकलीफें लोगों ने उठाई, किसी लोग मारे गए, फिर आप उसी तरफ जा रहे हैं। अभी 4 महीने भी नहीं हुए, इलेक्शन की तरफ जाना है तो कोई अक्लमंदी। सर, किस तरह से पीटीआई वाले तो बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर किस तरह से मामले बैठेंगे? पीटीआई वाले बैठेंगे। बात यह है कि अगर इन्हीं ने महमूद कुरैशी को रिहा कर दिया तो ये रास्ते बन जाएंगे। वो एक सियासतदान हैं, जहाँ दीदा आदमी है,
हर पार्टी का पहचानते हैं, मुस्लिम लीग को भी जानते हैं, पीटीआई पीपल्स पार्टी को भी जानते हैं। और मैं ये कहता हूं कि पीपल्स पार्टी के साथ इनका मुआहदा करना इसलिए ज़रूरी है। सुनिए, मैं आपको मिसाल दूं। जो रिजल्ट आया था आपका 8 फरवरी का, वो रिजल्ट के अंदर यकीनन आपने सबसे ज़्यादा वोट लिए, आप सबसे ज़्यादा सीटें ली। जब आपने सबसे ज़्यादा वोट लिए और सबसे ज़्यादा सीटें ली, फिर भी आपको हुकूमत बनाने के लिए किसी का सहारा चाहिए था। पहले इनका गुमान था कि हम एमक्यूएम से शामिल करके, छोटी पार्टी है उससे कर लेंगे, वो नहीं बना इनका मामला। अब वो पीपल्स पार्टी बड़ी सूट कर रही थी उस वक्त को। अभी भी मैं कह रहा हूँ ये जाके मामला वहीं रुकेगा, पीपल्स पार्टी के साथ इनका माहिदा होगा और उससे माहिदे से इनको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा, पीपल्स पार्टी को भी यकीनन फ़ायदा पहुँचेगा और हत्ता कि पंजाब की हुकूमत भी पीटीआई बना लेगी पीपल्स पार्टी की वजह से। और यही अक्लमंदी का रास्ता है, क्योंकि इस वक्त तसादुम करना अब कौम नहीं बर्दाश्त कर सकती। तसादुम आप देखें ना कि बिजली, पानी, गैस, यूटिलिटी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, हर गली में एहतिजाज हो रहा है और नई नई सोचें आ रही हैं कि साहब ये सूबा अलग हो जाए, ये अलग हो जाए। ये सब चीज़ें जो है मुल्की मफाद के सख्त खिलाफ है। इसलिए मैं कहता हूँ जो भी अरबाब इख्तियार हैं वो इस मामले को संजीदगी से लें और इनको बिठाएं। और मैं कहता हूँ एतजाज़ हसन साहब बीच में मैदान में आ जाएं, वो इनके नेगोशिएशन से बन जाएं और सालिस बन के ये मामला करा दे, बहुत बेहतर तरीका होगा। इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। आपको लगता है कि जो ताकतवर हल्का है वो इस वक्त जिस तरह से बात हो रही थी, खासतौर पर हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो वो ये कह रहे थे कि 9 मई पे तो कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही यहाँ पे पीटीआई की बानी जो है वो इस पे कोई माफी तलाफी की बात कर रहे हैं, ना वही जहन साजी की बात करते हैं। एक तो हकीकत है कि जहन साजी हुई है, उन्होंने नहीं करवाया होगा ये सब कुछ, ये तो ये भी हकीकत है। लेकिन पहले जो उससे पहले सब कुछ जो हुआ वो भी तो एक जहन साजी की ही एक कड़ी थी। क्या इसको मान लेने में कोई मुजाहिकत है? देखें, एक बात ये कि कोई भी सियासतदान और इतनी बड़ी पार्टी जो है वो कभी भी ये बात तस्लीम नहीं करेगी। यकीनन उनके लोग इसमें शामिल होंगे, ये मैं कहता हूँ, वो भी मानते होंगे इस बात को। लेकिन जब लोग शामिल हैं ये तो वो ये कहते हैं ये डिसाइड कीजिए, कोई कमीशन बैठे, कोई इन्वेस्टिगेशन हो, फिर हमें बताए कि हमारे ये लोग जो है इसमें इन्वॉल्व है, हम उनको कहेंगे आप सजा दे दें। यही तरीका है इसके अंदर। क्योंकि देखें 9 मई से आपको बाहर निकलेंगे नहीं, आप कभी भी इस्तेकाम की तरफ नहीं आएंगे। ये बात तो मैं भी कहता हूँ, जिन लोगों ने 9 मई की हरकतें की हैं वो काबिल माफ़ी नहीं है। अगर आपके पास सबूत है, आपके पास वीडियोस मौजूद हैं, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, उनको निकालें, उसको लाएं अदालत के अंदर। बाकायदा जुडिशल कमीशन की पिटीशन डाली हुई है, पीटीआई ने भी डाली है, गवर्नमेंट भी डाल दे उसी के अंदर। गवर्नमेंट उनसे क्या बना दी है जुडिशल कमीशन। सर, एक तो आपने हालात बता दिए, एक मैंने आपसे पूछा प्रिडिक्शन क्या है आपकी? आपको लगता है कि हालात बेहतर हो रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये तो हमें पता है कि मिड टर्म इलेक्शंस अभी खुदकुशी के बराबर है, क्योंकि एक पैनी को हम तरसे हुए हैं। तो इसमें ये सूरत हाल तो मैं मेरी जाती मतलब पॉलिटिकल प्रेडिक्शन ये लग रही है कि ये इलेक्शन तो नहीं होंगे। ये जो इनकी सीटें बढ़ रही हैं पीटीआई की थोड़ी बहुत, और अभी भी कल परसों जो आएगा ये बहुत बड़ी सीटों का फर्क है, 77 सीटों का फर्क आ रहा है, ये इनको मिल जाएगी। और मैं कहता हूं अगर पीटीआई को सीटें मिल जाए और उसके बावजूद पीटीआई अपोजिशन में बैठी रहे तो कोई बुरी बात नहीं है, बड़ी स्ट्रांग अपोजिशन होगी। लेकिन मसला ये है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, मुस्लिम लीग वाले ख़ास तौर पे, ये बहुत परेशान है। आज का जो अदालत का फैसला आया तो बिजली उन्हीं पे गिरी है। मैंने देखा बैरिस्टर अकील साहब को, उन्हें इतना सब्र नहीं हुआ कि वो पूरा फैसला आ जाता फिर तनकीद करते। उन्होंने आज से तनकीद आज ही के दिन अभी करके दिखा दी। तो यही मेरा कहना है, अगर हुकूमतें अदालतों के फैसलों को तस्लीम नहीं करेंगी तो आम आदमी कैसे तस्लीम कर लेगा? एक चीज़। अब चूंकि बात यह है कि जाहिर है कि वो पीटीआई के साथ जो वाक़यात हुए, उनका निशान छीन लिया और उनके इलेक्शन में जो रुकावटें डाली गई, सब कुछ आज देखें ना, एक जस्टिस साहब ने ये बात कही है। ये बात सर, मैं आपकी तरफ आती हूँ और उसको कंटिन्यू करते हैं। पहले तो टॉक बैक जरा बंद कर दीजिए ताकि आवाज का सिलसिला मेरे पास ठीक हो जाए। काफी देर से आवाजें आ रही है, प्रोग्राम
फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। दूसरी बात ये कि मुबशिर मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर तज्जियाकार हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया। मुबशिर मीर साहब, साइफर केस का फैसला आ चुका है और अब शायद एक इद्दत केस ही है जिसमें पानी पीटीआई अभी अंदर है, बाकी तो छोटे मोटे केसेस थे जिसमें रिहाई भी पॉसिबल है, तमाम चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये अभी आपको लगता है कि ये रिहाई मुमकिन होगी? जी, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में ये एक बड़ा जबरदस्त मौका आ गया है, खास तौर पर जो हमारी सियासी तारीख है कि इस वक्त जो ज्यादा समझ लें कि जो चीज स्टेक पे आ गई है वो अदालत का वकार है, अदालत का की इज्जत है, अदालत के फैसले का एहतराम है। देखना ये होगा कि जो हमारी अदालतें फैसले करती हैं, पहले तो यही है ना कि ये अदालत का जो फैसला हो उसे कबूल करना चाहिए, हर एक के लिए यही कहा जाता है, और फिर सियासी लोगों पे ये इल्जाम भी लगता है कि जो फैसला उनकी फेवर में नहीं होता उसके वो खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो माहौल क्रिएट हो गया है, उसमें हमें ये लग रहा है, खास तौर पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामलात हैं और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह केस जो है प्रोसीड हो रहा है, कि रियासत की जो बहुत सी ऐसी चीजें जो गलतियां हुई हैं रियासत के इदारों से, अदलिया के लोग उसे जो है वो दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो इसको इस तरह लेता हूँ, और खास तौर पे जो पिछले यानी कि 2 साल के अंदर गलतियां हुई हैं, चलें हम ये भी क्रेडिट दे देते हैं कि उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के केस के ऊपर भी अपनी एक जो है वो राय दी है, और भी शायद बहुत से केसेस हैं जो माजी के वो पेंडिंग है, हो सकता है उस पर भी वो इतनी ही जुर्रत का मुजाहरा करें। लेकिन सरेदस्त जो इमरान खान साहब वाली जो सूरत हाल है, उसमें मेरा ख्याल है कि अगर रियासत जो है, रियासत के खास तौर पे सिक्योरिटी के इदारे जो हैं, मेरा मतलब उनसे है, वो अदलिया के फैसलों का एहतराम नहीं करेंगे तो फिर बहुत बड़ा क्योस क्रिएट होगा। उसमें सिर्फ इमरान खान के फैसले नहीं हैं, बल्कि मिसिंग पर्सन के भी केसेस हैं जो एक चैलेंज हैं इस वक्त। उसमें गवर्नमेंट की साइड से जो इदारे हैं, खास तौर पर वजारत दाखिला जो है, वो बिल्कुल बेबस नजर आती है। वो ऐसे लगता है कि वो किसी और तरफ देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। इसी तरह अटॉर्नी जनरल भी अपनी कोई बात जो है सॉलिड नहीं कर पाते। तो अगर हमें अपनी रियासत की समझ दुरुस्त करनी है तो दिस इज द बेस्ट एंड राइट टाइम कि हम अदालत के फैसलों का एहतराम कर लें, कभी किसी के मुखालफत में जाए या किसी की हमायत में जाए, लेकिन हम एक एस्टेब्लिश कर लें इस बात को। और वैसे भी हमें, हमारे लिए ये जरूरी है एज ए रियासत, क्योंकि हमारा अदालती निज़ाम का जो रैंकिंग है दुनिया में बिल्कुल आखिरी नंबरों पे पड़ी हुई है, और उसके जो बाकी सूरत हाल है गवाहों की, फिर आगे उसके फैसलों पे अमल दरामद की, उसमें हम बहुत बदनाम हैं दुनिया भर में। और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह किया, फिर उसके रिव्यू पिटीशन जिस तरह अदालत ने सुनी, उस पर बहुत सवालिया निशान है। नाउ इट इज द बेस्ट टाइम कि अगर ऐसा एक जो है वो माहौल क्रिएट हो गया है तो उसमें हमें अपनी स्टेट का फेस जो है वो दुरुस्त करना चाहिए, अपने स्टेट का इमेज जो है उसको दुरुस्त करना चाहिए। और इसमें बहुत जो है ना एक जिम्मेदारी मैं समझता हूँ सियासी जमातों की और मीडिया के इदारों की बनती है। सियासी जमातें जो हैं वो अगर जो कि इस वक्त गवर्नमेंट में है, वो अगर जो है वो पहले ही वो ट्रोलिंग शुरू कर देती हैं, जजेस की ट्रोलिंग शुरू कर देती हैं, या मीडिया के अंदर रिपोर्टिंग करने में दुश्वारियां क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं, और ये चीजें वो हैं कि जो मेरा ख्याल है कि उसको डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन अच्छा सर, मैं केस की जो है ना बैकग्राउंड पे पहले बात नहीं करना चाह रही थी, पहले मैं इस पे ही बात करना चाह रही थी। आप जिस रुख पे लेके गए, जिस रुख पे आप बात कर रहे हैं, तो फिर रऊफ सिद्दीकी साहब के बयान पे भी क्या कहेंगे जो कुछ अरसे पहले उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे तनकीद की थी। तो आप क्या समझते हैं कि अब आके उनको जिस तरह तनकीद की थी उसी तरह से आके कहना चाहिए अदालतों के बारे में, और अपनी गलती को भी मान लेना चाहिए कि वो मुतमईन है और ये जो फैसले दिए गए कम से कम ये तो कह दें कि मुतमईन है, चलें जो पहले कहा वो हो गया होगा?
जी कहना चाहिए, बिल्कुल कहना चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ, देखें, जब भी किसी कौम को मौका मिल जाए अपने आप को दुरुस्त करने का, अपनी गलती को सुधारने का, उसको करना चाहिए। क्योंकि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसलिए नहीं होता कि हमने माजी में जो गलती की थी हमें हर सूरत उसका के ऊपर पैरा देना है और हम उसे सही साबित करने की कोशिश करते रहें। अगर हमें आगे बढ़ना होता है तो हमें फिर कम से कम जो है इतना दिल गुर्दा रखना चाहिए कि हम उसको एक्सेप्ट कर लें। देखें, पाकिस्तान में पिछले कई सालों से ये गुफ्तगू हो रही है और ये गुफ्तगू का आगाज साउथ अफ्रीका को सुन के उसके बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने शुरू किया था कि हमें ट्रूथ एंड रिकंसिलेशन के ऊपर काम करना चाहिए और वरना हमारे लिए जो है वो मसाइल जो हैं वो खत्म कभी नहीं होंगे। अभी आप देखिए 71 का केस है जिसके ऊपर गुफ्तगू शुरू हुई है, तो अगर हमने ट्रूथ एंड रिकंसिलेशन की होती तो हम इसके ऊपर अब एक रियासत का मौकफ क्लियर होता और अवाम का मौकफ भी क्लियर होता। वो हम नहीं कर पा रहे। इसमें हमारे अंदर एक खौफ है कि हम कैसे कहें कि हमने माजी में गलत किया था और अब अगर हम उसको जो है वो कह देंगे तो लिहाजा वो जो बहुत बड़ा हमारे ऊपर जो है ना वो तोहमत लग जाएगी, बहुत बड़ा तूफान लग जाएगा। लेकिन अनऑफिशियली तो लगा हुआ है, हम उसे नहीं मान रहे, एक अलग बात है, लेकिन अनऑफिशियली बहुत सी चीजें जो हैं लोग जानते हैं। लेकिन अगर एक जो है ना जो कौमों ने आगे बढ़ना होता है उनके लिए यही एक रास्ता होता है कि वो अपनी गलतियों को तस्लीम करते हुए अपने आइंदा वाली चीजों, आइंदा के मुस्तकबिल का तयन जो है फिर वो करने के लिए जो है वो कोई ना कोई लाएअमल ऐसा बनाते हैं कि जिसके लिए रियासत भी आगे बढ़ती है, कौम भी आगे बढ़ती है, मुल्क भी जो है ना वो भी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन मुझे तो हम क्लैरिटी का जो प्रॉब्लम है ना वो डॉक्टर साहबा जो है हमारा वो मौजूद है। तो जब तक हम ये काम नहीं करेंगे हम इसी तरह फिर मुनाफिकाना किस्म का जो है वो लिबादा ओढ़ के हम चलते हैं। कितनी गलतियां तस्लीम करनी चाहिए और कौन कौन से इदारों को? अभी तो हम अदलिया का देख रहे हैं कि अदलिया ने अपनी गलती तस्लीम करना शुरू की थी। सबको करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। देखें, यही होता है ना कि जब ट्रूथ एंड रिकंसिलेशन नेशनल लेवल पे होगी तो फिर सबको करनी पड़ेगी और जो सबसे जिन्होंने ज्यादा की हैं उनकी ज्यादा गलतियां होंगी तो उसको तस्लीम करना चाहिए कि भाई ये चीजें गलत हुई हैं। लेकिन यह है कि अब आइंदा हम इसको नहीं होने देंगे। लेकिन यह है कि वो आइंदा ना होने का जो है वो भी कोई तयन किया जाता है। एक वैसे आप देखें ना, आपके पास वैसे तो फ्रेमवर्क है ना कि भाई ये हमारा आइन है, इसके मुताबिक आपने चलना है। अब जिन्होंने गलतियां की हुई हैं उन्होंने आइन से नाराज करके की हुई है ना, जो भी आपने फ्रेमवर्क बनाया था उसको ब्रेक किया हुआ है ना। किसी का उन्होंने हक मारा हुआ है, किसी को हक के जो है वो समझ लें कि हुक्मरानी था उसको नहीं दिया हुआ, किसी की जो है वो समझ लें कि जो चीज ड्यू थी उसको नहीं मिली हुई, किसी ना किसी वजह से नहीं अब इसके डिटेल्स पे आ जाते हैं। साइफर वाले केस के डिटेल्स पे कुछ बात कर लेते हैं। जितना वावेला मचाया गया था साइफर का, तो इसमें ये भी तो रियलिटी है कि जो बानी पीटीआई है उन्होंने खुद भी बड़ा वावेला मचाया था और उन्होंने एक बयानिया बनाया और उसके बाद उनकी एक ऑडियो लीक भी जारी हुई। तो क्वेश्चन तो रेज होते हैं उनकी तरफ से भी कि क्यों ऐसा किया गया। अच्छा, मेरा ख्याल है कि देखें, जो ऑफिशियली अगर हम बात करें कि भाई एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने क्या किया, तो एज ए प्राइम मिनिस्टर उनकी अगर हम देखें तो रिकॉर्ड के ऊपर 2 मीटिंग्स जो हैं जिनके मीटिंग मिनट्स भी मौजूद हैं, वो सिक्योरिटी काउंसिल की भी मीटिंग है और वो है कैबिनेट की भी मीटिंग। भाई जो लोग बाद में कह रहे हैं कि भाई ये गलत हुआ, तो उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में उन चीजों को क्यों नहीं डिस्कस किया था, उसकी खामोशी की वजह क्या थी। अच्छा, फिर जब शहबाज शरीफ साहब ने गवर्नमेंट ले ली थी 10 अप्रैल के बाद, तो वो भी तो सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर गए थे इस केस को, उन्होंने भी तो कैबिनेट में इसको डिस्कस किया था, उसके बाद आगे नहीं बढ़े थे। फिर उसी वक्त के जो सदर थे आरफ अलवी साहब, उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस को भेजा था कि इस पे मुझे राय दो। चीफ जस्टिस साहब खामोश हो गए थे, उस वक्त तो बंदेयाल साहब थे। तो आप मुझे बताएं कि जो दानिस्ता आंखें बंद करना और दानिस्ता एक चीज को जो है वो उसके ऊपर अपनी राय ना देना, वो किस जुमरे में आएगा। यही वजूहात हैं कि हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हम माजी को भी पीटेंगे और एक दूसरे पे इल्जाम भी धरेंगे, लेकिन फाइनली हमें जो चीज आगे बढ़ा सकती है वो यही है कि वो रिकॉन्सिलेशन के लिए सबको बैठ के बात करनी पड़ेगी और सबसे पहले जो तस्लीम करना पड़ेगा, जो सबसे ताकतवर इदारा होता है ना, वो अपनी ताकत अपनी आवाम के आगे सरेंडर करता है।
फिर सर यहाँ पे रुक जाए। आपने कहा ताकतवर हल्का होता है इदारा जो है वो सबसे पहले अपनी ताकत को सेंटर करता है, तो मुझे ये बताएं कि वो अपनी ताकत को सेंटर कर दे, ये जो जत्थे की सियासतें हो रही है क्या ये एक्सेप्टेबल है फिर पाकिस्तान में? सियासत सर ये जो जत्थों की सियासत हो रही है क्या फिर ये एक्सेप्टेबल है? कोई भी चीज हम तो सारी चीजें कह रहे हैं ना रोकनी पड़ेंगी, लेकिन स्टार्ट कहाँ से लेना है? आपने कहीं से स्टार्ट लेना है ना। कमजोर से आप पहले सरेंडर कराते हैं या ताकतवर को कहते हैं कि पहले तुम अपने आप को ठीक करो? कमजोर तो पहले ही कमजोर है, जो पहले ही जो है वो कमजोरी के लेवल पे खड़ा है, उससे मजीद उसके क्या करवाएंगे? लेकिन जो बंदा ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, जो लोग ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं और करते चले आ रहे हैं, उनको पहले रिव्यू करना पड़ेगा ना अपने आप को कि यार ये हमारा काम नहीं था और ये हमारा काम नहीं है। हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमारे उस जो बाउंड्री हमारे लिए आइन ने ड्रा की है, हम उसको उससे बियॉन्ड हमने काम किए हुए हैं। तो आप मुझे बताएं ना कि जो आईजीआई के बनाने का जो था केस, क्या उसका क्या हुआ था? उसमें क्या हुआ था? यही सर अभी तक तो उसका कुछ नहीं, आखिरी इत्तला तक तो 2012 के बाद तो वो मामला बिल्कुल ही ठप हो गया। ना कि जब बाउंड्रीज क्रॉस करने की और वायलेशंस की जो है कि हिस्ट्री है, तो लिहाजा उसके ऊपर आप ये ना समझे कि किसको सजा दे रहे हैं और किसको सजा नहीं दे रहे। लेकिन जिस वक्त बात होगी कि भाई हमें दुरुस्त करना है, तो फिर दुरुस्त करने के लिए जो है वो इसी तरह ही हमें बैठना पड़ेगा और इसी तरह ही उसकी तरतीब होगी। सर आपने जिस अभी केस का हवाला दिया है, आपको क्या लगता है कि इस केस को रिजॉल्व करने से पाकिस्तानी तारीख के एक बहुत बड़ा जो एक धब्बा है उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा आगे नस्लों तक के लिए, कि इसमें भी स्टेप फॉरवर्ड होना चाहिए जिस तरह से भुट्टो केस पे हुआ है? देखिए कम से कम एक चीज तो होती है ना कि भाई चलो वो भी एक बुनियाद क्या थी कि एक जस्टिस जो नसीम शाह साहब थे उन्होंने खुलेआम इजहार भी किया हुआ था जी कि हमने ये गलत किया हुआ है और हमारे ऊपर प्रेशर था। इस तरह फिर जिस वक्त आप गुफ्तगू शुरू करते हैं, जिस वक्त रिकंसिलेशन शुरू होती है, तो फिर हो सकता है वो बातें भी सामने आए जो कि अभी तक हमारे सामने नहीं है। मुझे आप बताएं यही जो कमीशन रिपोर्ट है, हमूजा रहमान कमीशन रिपोर्ट, क्या ऑफिशियली पाकिस्तान में कभी जो है वो पब्लिक के सामने रखी गई है इस तरह के तुम लोग इसको जो है वो इसकी कॉपी ले लो? ये सबसे पहले तो इंडिया में जाके छपी थी। अब अगर यही पूछा जाए कि एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में है, वो इंडिया में कहां से जाके रिवील हुआ था? उसके पीछे कौन लोग थे? जब इंडिया में रिवील हुआ उसके बाद पाकिस्तान में उसके ऊपर गुफ्तगू शुरू हुई और किताबें भी छप गई और व्हाट्सएप पे भी शेयरिंग हुई, फिर उसके बाद ही वो गूगल पे भी आ गया, हर चीज हो गई। लेकिन फर्स्ट जो उसकी जो है वो लीकेज थी वो तो इंडिया में जाके हुई थी। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का जो डॉक्यूमेंट है जो कि कैप किया गया हुआ है वो उधर जाके निकल रहा है उस मुल्क में जो कि हमारा दुश्मन मुल्क है। सर मुझे एक और बात का, अगर आप ये बात कर रहे हैं कि सबसे पहले किसी और मुल्क में जाकर रिवील होती है वो चीजें और सीक्रेट हमारी चीज जो है वहां पे जाती है, पाकिस्तान में नहीं आती, इसी तरह से मैं अपनी नॉलेज के लिए आपसे पूछना चाहती हूँ, आप मेरे सीनियर हैं, कि वो शख्स जो कि ऑन ड्यूटी था, रिटायर्ड हो गया, उसके पास तो इतने बड़े 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 राज हैं जो कि शायद सीने में दफन हो, वो शायद किसी किताबों में भी ना हो, क्या उसका रिटायरमेंट के बाद बाहर चले जाना क्या ये सेफ्टी है? नहीं सेफ्टी। दुनिया के बहुत से मुल्कों में उनके ऊपर जो है वो कदगन है कि भाई ये लोग जो हैं ये मुल्क से बाहर नहीं जाते और बड़ी परमिशन के साथ कोई सर्टन किसी जगह पे वो जाते हैं तो वो जाते हैं। पाकिस्तान में तो आप मुझे बताएं कि इस वक्त हाजिर सर्विस लोग जो हैं वो नेशनैलिटी लेके बैठे हुए हैं और उनके पास जिम्मेदारियां हैं। तो उनको आप देखें तो हमारा तो पूरा सिस्टम जो है वो अजीबोगरीब अंदाज में चल रहा है। लिस्टें छप चुकी हैं, लोगों के नाम छप चुके हैं, आ चुके हैं और कोई मुश्किल ही नहीं है पता करना कि किसके पास नेशनैलिटी है। क्यों? इन्होंने पाकिस्तान के ही एम्बेसीज में जो है, जो दूसरे मुल्कों की एम्बेसीज हैं, वहां पे उनसे रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहे तो हासिल कर सकती है। इवन दुनिया में एक फैसला हुआ है कि दुनिया का कोई मुल्क जो है वो किसी मुल्क में जो है वो पता कर सकता है कि उसके लोगों की दौलत यहाँ पे कितनी गैर कानूनी तौर पर पड़ी है। हमने कभी कोई जरूरत की है किसी हुकूमत ने उसको हासिल करने की? एक दफा इसहाक डार साहब ने बयान भी दिया था 200 अरब डॉलर पड़े हैं स्विट्जरलैंड के अकाउंट्स में, तो उन्होंने कभी ये तो नहीं वहां पे किया कि भाई यहाँ से हमें चाहिए, हमारा पैसा पड़ा हुआ है ये हमें दो।
तो कहने की बातें, सियासी बयानात और तरह के हैं, लेकिन जो अमलन हो रहा है वो और तरह का है। पाकिस्तान का कोई भी आम आदमी जिसके पास फॉरेन नेशनैलिटी हासिल करके वो मुल्क छोड़ दे, रिटायरमेंट की बात तो छोड़ें, हाजिर सर्विस लोगों की जो बात है उसके ऊपर तो हमारे लिए हैरान कुन होना चाहिए। उसमें तो हमारी कैबिनेट, आप देखें हमारे बहुत से लोग जो हैं, खा वो हुकूमत के हो वो अपोजिशन के हो, ये सवाल पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाते? क्यों? उसकी वजह कि उनके खुद भी अपने लोग भी इसमें मुलविस हैं। तो मुबश्शिर मीर साहब, आप हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक का वक्त हो, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और मोहसिन काज़मी साहब की तरफ चलते हैं। मोहसिन काज़मी साहब, आपने एक बात कही थी कि इस वक्त नून लीग की जो है अपनी हालत ठीक नहीं है। क्यों ये आप बात कर रहे हैं? क्या आप ये समझते हैं कि इस केस के फैसले के बाद वो समझते हैं कि उनकी पोजीशन कमजोर हो रही है और उनको ये डर है कि कहीं ये पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक हो गया तो फिर क्या होगा? अच्छा, बात यह है कि 8 फरवरी को जो फैसला आया है ना, अगर आप उस फैसले की हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे तो आप ये देखें जितने लोग पीडीएम में शामिल थे वही आज भी हुकूमत कर रहे हैं इस वक्त। तो इनकी सियासी दुकान तो बंद हो चुकी है, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अब बात यह है कि इसीलिए उन्होंने ये हरबा इस्तेमाल किया। मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग ने कि साहब शहबाज शरीफ को हटा के फिर नवाज शरीफ साहब को आगे प्रोजेक्ट किया जाए, उनको लाया जाए। हालांकि अब उसमें भी कोई जान नहीं रही। अब मसला ये है कि बयानिए का है, यहाँ बगैर बयानिए की सियासत चलती नहीं किसी की भी। जिनके पास अच्छा बयानिया है और मकबूल हो जाता है उनकी सियासत चमकने लगती है। अब इनके पास बयानिया तो है नहीं। अब ये नहीं जो रुख इख्तियार किया तकरीर की हमारे मियाँ साहब ने अपनी, तो उसमें मैं देख रहा था, इशारा समझ रहा था, और बल्कि उन्होंने अपने लोगों को इशारा भी दे दिया और सब टीवी पे आके यही कर रहे हैं कि अब वो बयानिया लाना चाहते हैं अदलिया के खिलाफ, खुल कर आना चाह रहे हैं। सर, ये अदलिया वाला बयानिया जो है ये नवाज शरीफ साहब लेके आ रहे हैं या कोई और कहना चाहता है नवाज शरीफ साहब के साथ? अभी तो उनके मुंह से सुन रहे हैं ना, नवाज शरीफ के मुंह से सुन रहे हैं ना। आप जितनी मुस्लिम लीगी देखें सब बैठे में, सब के सब। और जैसे अभी आपने लिया रऊफ सिद्दीकी साहब का नाम लिया, ये अगर अपनी एमक्यूएम की पॉलिसी को उठा के देखें तो उस पॉलिसी में ये पॉइंट आता ही नहीं कि आप चीफ जस्टिस को तनकीद करें। आज तक तो मैंने नहीं देखा। एमक्यूएम को मैं अच्छी तरह जानता हूँ और इत्तेफाक से इनको भी जानता हूँ, रऊफ सिद्दीकी साहब का भी। तो अब ये बयानिया इसलिए दिया जा रहा है कि जैसे ये फैसला आया। और सबसे अहम बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपके ये नाजरीन भी देख रहे हैं कि अभी मैंने देखा था कि उस दिन जिस दिन मुस्लिम लीग के इजलास की तकरीर हो रही थी तो हमारे शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जोशीली तकरीर कर रहे थे जिसमें उन्होंने जजों पे तनकीद भी की। तो एक जुमला उन्होंने कहा था, वो बड़ा अहम जुमला है। उन्होंने कहा था कि अब ये लोग बैठ के मिसकाउट कर रहे हैं, यानी ये मिलजुल के तय कर रहे हैं कि इमरान खान के मुकदमे ख़त्म किए जाए। मेरा सवाल ये कि उनको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, कहाँ मीटिंग में उनका कैमरा लगा हुआ था या उन्होंने कहीं आवाज़ सुनी, कहाँ से उसे पता चला कि जनाब कुछ जजेस बैठ के ये काम कर रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है उसूली तौर पे। और उन्होंने तो बाकायदा मतलब इनको काली भेड़ें इन्हीं को कहा है, ये जो एग्जिस्टिंग जज हैं, किसी और को नहीं कहा। वो लोग बहाने कर रहे हैं जो इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं जो उनको कहा जो रिटायर हो गए ना, ये अभी वाले को कहा है। तो बात तो एक करेक्शन में यहाँ पे कर दूं, हम रऊफ हसन साहब की बात कर रहे हैं, रऊफ सिद्दीकी साहब की बात नहीं कर रहे, रऊफ हसन साहब की बात कर रहे हैं। जी जी सर, स्पोक्स पर्सन जो है वो पीटीआई के, हम उसकी बात। रऊफ हसन साहब की तो बात, रऊफ हसन साहब जो है, बात है कि सहाफी आदमी है, आपको पता, सीनियर आदमी है और बेबाक बोलने वाले आदमी हैं। और क्या कहते हैं, लेकिन सर कंफ्यूजन में यही पे चीफ जस्टिस को पर तनकीद की थी तो मुझे तो नहीं अच्छा लगा था ये बात। तनकीद की जाती है सर, मैं यही बात मुबश्शिर साहब से भी कर रही थी कि जनाब ठीक है, कोई अगर अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है तो क्या दूसरी तरफ रियासत के खिलाफ कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी आके खिलाफ बात करने लगती है, चाहे वो अदलिया के खिलाफ करे चाहे वो फौज के खिलाफ करे, तो क्या उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? अभी अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए तो इसका मतलब तो दूसरी जो इदारे हैं, स्ट्रॉन्ग इदारे हैं, वो बिल्कुल अपनी हैसियत को छोड़ देंगे। और सियासतदानों को कतन कोई भरोसा नहीं है वो मुल्क के साथ क्या करते हैं। इसका एक तो हल ये है कि हर इदारे के जो चीफ है उसकी जिम्मेदारी है कि अपने इदारे के अंदर किसी की मुदाखलत ना करने दे, चाहे वो चीफ जस्टिस हों या वो FIA के चीफ हों या पुलिस के चीफ हों या आर्मी के चीफ हों, अपने इदारे में किसी को मुदाखलत न करने दें। और करे तो उसी वक्त नोटिस लें।
आवाम को पता चल जाए। एक बात तो ये, दूसरी ये कि अगर आप ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर हालात बेहतर हों तो आप सबको बैठना पड़ेगा। बैठने से मुराद ये, मैं ये सही कहता हूँ कि ये मुस्लिम लीग वाले जो हैं वो पता क्यों कह रहे हैं, बार बार ऑफर दे रहे हैं कि जनाब आइए बात कीजिए, और मैंने देखा राना सनाउल्लाह ने साहब ने ये बात तक कही कि खाली वो खान साहब बुला लें हम पहुंच जाएंगे, ये कहा है ना इन्होंने। सर एक इंटरप्ट मैं आपको करूंगी, ऐलान कर दूं, जो छोटा सा मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आपने हमें ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी से। जी सर, आप भी कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। जी, अब मैं ये कह रहा था कि ये मुस्लिम लीग वाले जो हैं परेशान इस बात पे हैं और ये चाहते हैं बातचीत करना। क्या बातचीत करना चाहते हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ कि बातचीत में कोई चीज़ होती है ना कि हम आपको ये देंगे और आप हमें ये देंगे, आप इतना कदम पीछे हटेंगे मैं इतने कदम पीछे, ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये चाहते ये हैं कि 2-2.5 साल के लिए हमें हुकूमत करने की गारंटी दे दी जाए, बस यही है और कुछ नहीं है। जब ये मामला, और इस पे पीटीआई कभी राजी नहीं होगी, ये मैं आपको बताऊं, कभी नहीं राजी होगी। ठीक है, इसलिए अब बेहतर तरीका ये कि ये बैठे और मिसाक जमहूरियत पे जो साइन किया था उसमें पीटीआई शामिल नहीं है, उसको बुलाएं, उसको बिठाएं और 2-3 पॉइंट्स का। पीटीआई अपनी वजह से शामिल नहीं थी, नहीं उस वक्त पीटीआई का वजूद नहीं था जब वो मिसाक वापस जब बात हुई थी उस वक्त तो ठीक है, उस वक्त जो थी उसका तो मजाक उड़ाया गया था, बानी पीटीआई की तरफ से मिसाक जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया था, और फिर वापस से अगर ये सिलसिला शुरू हुआ तो बानी पीटीआई ने वहां पे बैठने से मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। बात कह चुका हूँ कि वो बानी पीटीआई साहब को सियासत तो आती ही नहीं है, वो सियासी आदमी भी नहीं है और सियासी अंदाज से वो इनकलाबी बन चुके हैं, इनकलाबी अंदाज इख्तियार कर रहे हैं और वो तसादुम की तरफ जा रहे हैं। बहरहाल हमने अपनी सियासत में ये भी देखा है कि मिसाक जमहूरियत पे दस्तखत करने वालों ने भी कहा कि कोई आसमानी सहीफा नहीं है कि जिस जो हरफ आखिर हो। मिसाक मईशत की भी अब जरूरत है जिस पे बात भी करनी चाहिए, वरना मुल्क नहीं चल सकेगा। मेरे साथ इस वक्त मुबशिर मीर साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मुबशिर मीर साहब आपकी तरफ आएंगे। यहाँ पे इस वक्त क्या समझते हैं कि एक तरफ तो चलें बानी पीटीआई को रिलीफ भी मिल रहा है और आगे जिस तरह से उनके वोटर सपोर्टर हैं, हमें एक तरह से उनके लिए खैर का साइन भी मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर ये कहा जाता है, एतजाज एहसन साहब की बात कोई मामूली बात नहीं होती, अगर ये मशवरा दिया जा रहा है कि आप जरदारी साहब के साथ बैठ जाएं, तो मुस्लिम लीग की पोजीशन इस वक्त क्या रह जाती है? ठीक है, लाइन ड्रॉप हो गई है। मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब मेरे साथ मौजूद है। ठीक है, मोहसिन काज़मी साहब आपसे हम कंटिन्यू करेंगे। चीज़ें जिस तरह से सर चल रही हैं, आपने बताया कि ये भी अभी मैं कराची की हम स्पेशली बात कर रहे तो अभी हम देख रहे थे कि महाजिर कौमी मूवमेंट का एक अभी जलसा हो रहा था और वो केई के खिलाफ भी बात कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के खिलाफ बात कर रहे थे। ये कराची वाला इशू जो है, ये तमाम पॉलिटिकल चीज़ें होती रहती हैं, क्या कराची वाले इशू को कभी रिजॉल्व नहीं किया जाएगा? क्योंकि इस वक्त जो हालात है कराची के, या तो आंखें बंद की हुई हैं या समझ नहीं पा रहे हैं कि कराची का शहरी जिंदगी कैसे गुजार रहा है। देखिए, जो लोग कराची का दावा करते थे और कराची के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते थे, बड़ी स्ट्रॉन्ग तंजीम थी, इसमें कोई शक नहीं है। MQM ने बहुत उसको पर काम किया और बहुत इफ़ेक्टिव काम किया, लेकिन आज वो डेड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, एक्सपायर्ड हो चुकी है वो। और एक्सपायर्ड होने की वजह यह है कि उनके पीछे आवाम नहीं है, बिल्कुल भी कराची ही की आवाम नहीं है। अब ये छोटे मोटे जलसे जो आपको नजर आ रही है, असल चीज के ऊपर जहाँ ये सारे सियासतदान, सर मैं इस पे स्पेशली जो आफाक अहमद साहब की बात कर रही हूँ, उनकी पार्टी की बात कर रही हूँ। आफाक अहमद साहब को आवाम ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, खत्म हो गई बात। कितने इलेक्शन वो लड़ चुके हैं, कितने दफा हार चुके हैं वो, कितना, और कोई 2 एरिया से ज्यादा तो उनको कहीं वोट पड़ते भी नहीं है। ज्यादा वो अपने आदमी अच्छे होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन आवाम ने रिजेक्ट कर दिया। देखिए, जिसको आवाम एक दफा रिजेक्ट कर दे ना, बड़ा मुश्किल होता है उसका दोबारा बहाल होना। यानी पीपल्स पार्टी के जमाने पंजाब में सबसे ज्यादा वोट लेती थी, ठीक है, अब रिजेक्ट हो गई। जब रिजेक्ट हो गई तो आप देख लें वहां क्या वोट मिल रहा है, कुछ भी नहीं वोट मिल रहे हैं वहां पे, बराए नाम ही वोट मिल रहे हैं उसके अंदर। तो ये चीजों का तो ख्याल जब होता है कि जब इंसान सियासी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। आप सियासी कुर्बानी नहीं दे। आप देखें, हमारे यहाँ मसला यह है कि सारी पार्टियां जो हुकूमत में है ये पावर पॉलिटिक्स कर रही हैं।
इनको पावर चाहिए बस। किसी सर पावर भी तो पे गेट नंबर 4 से जाके लेते हैं। अभी मुझे ज्वाइन किया है मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब ने, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी थैंक यू। मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, पीपल्स पार्टी से तो आपका ताल्लुक है, लेकिन एक आप सियासतदान की हैसियत से आपसे पूछना चाहूंगी कि इस वक्त जो सियासी तौर पर मुकदमात बनते हैं उनका कमोबेश वही नतीजा निकलता है जो आज हमें साइफर केस का नतीजा निकलता हुआ नजर आया, कि कब तक पाकिस्तान इस बात को बर्दाश्त करता रहेगा कि सियासी बुनियादों पे केस हो और एक अवाम का वक्त भी ज़ाया किया जाए, सियासतदानों को जेलों में डाला जाए, उसके बाद यही सामने हो जो आज हमारे सामने है कि नतीजा कुछ भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सना, बात ये है कि ये दोहरा मयार सिर्फ लाडला नंबर 1 खान साहब और लाडला नंबर 2 मियां साहब, ये इनके साथ ही होता है। बाकी जमातों के साथ, खुसूसन पीपल्स पार्टी के साथ तो इस तरह का जो रवैया है, जो जिस तरीके से फास्ट पेस पे जमानतें मिल रही हैं और केसेस खत्म हो रहे हैं और एक के बाद एक केस खत्म हो रहे हैं, जिस तरह हमने मियां साहब के भी देखा कि उनके साथ भी यही हुआ, तो ये तो मजाक वाकई में एक तरीके से बनता जा रहा है और लोग इस पे सवाल भी उठा रहे हैं कि अगर ये केस इतने ही वीक थे तो ये केस बनाए क्यों गए और इनको चलाया क्यों गया। और जहां तक बात रही इन जो प्रोसिक्यूशन, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है, तो वो पीपल्स पार्टी के साथ तो इसका कोई मतलब मिसाल ही नहीं मिलती है। जिस तरह जरदारी साहब के साथ 11 साल 12 साल उनको जो है वो जेल में रखा और उन पे टॉर्चर हुआ, तो उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती है ना। अब फर्क यह है कि शायद उन्होंने डील नहीं की, उन्होंने किसी चीज पे एग्री नहीं हुए, उन्होंने अपने उसूल पे कायम रहे। यही वजह है पीपल्स पार्टी पे सख्ती ज्यादा होती है। कुछ पार्टीज बैकडोर डील कर लेती हैं, उनके लिए फिर आसानी हो जाती है। सामने जो है वो कुछ और उनके स्पोक्स पर्सन बातें कर रहे होते हैं, पीछे डील चली होती हैं, और ये फिर मेरे ख्याल में इनकी फिर वही असर होता है जो मियां साहब का इस इलेक्शन में असर हुआ कि मतलब जाहिर है वो पंजाब में उनको उस तरह वोट नहीं बढ़ पाया। तो यही फिर खान साहब का भी असर यही होने वाला है कि जिस तरह अभी वो शायद समझ रहे हैं कि पब्लिक में बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन जिस तरह उनके लिए केसेस खत्म करके उनके लिए राह हमवार की जा रही है और आहिस्ते आहिस्ते जलसे की भी उनको इजाजत मिल जाएगी। तो अच्छा मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, गालिबन आप ही ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि पीटीआई बात करने के लिए तैयार नहीं है और अब इलेक्शंस 8 फरवरी के बाद जो है आप बात करना चाहते थे, लेकिन अभी एतजाज हसन साहब का जो बयान आया है वो भी इसी तरफ रुख करता है कि मशवरा दिया गया है कि जरदारी साहब से बात कर लेनी चाहिए। क्या समझते हैं कि आप अब इस पोजीशन में हैं, क्या आपको क्या उनकी जरूरत है या मसाइलत पैदा करने के मसलहत हो जाए, कोई बात जो आपस में तय हो जाए, इसलिए जरदारी साहब को बीच में आना चाहिए और बातों को हल करने की तरफ जाना चाहिए? देखें, एतजाज साहब जाहिर है उनकी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और उन्होंने एक मुस्बत बात की है कि अगर खान साहब को वो भी बड़ा करीबी जानते हैं तो उनको पता है कि खान साहब काफी, उन्होंने ये भी कहा है साथ साथ कि खान साहब ने भी अपने मुफाहमत के रास्ते बंद किए हैं। तो अगर खान साहब इनिशिएट करेंगे तो ही जरदारी साहब बैठ के बात करेंगे और मेरे ख्याल में बेहतर होगा इसमें, चाहे बाकी स्टेक होल्डर्स भी साथ हों, क्योंकि डेडलॉक होना मुल्क की इस सूरत हाल के लिए तो बेहतर नहीं है। तो मेरे ख्याल में द बॉल इज इन खान साहब कोर्ट के वो किस तरह इस चीज को लेके चलते हैं। अगर वो समझ रहे हैं कि इस एजेंडे के साथ कि वो वापस आके वही इंतशार फैलाएंगे और वही अग्रेसिव पॉलिटिक्स खेलेंगे जिस तरह वो अभी कर रहे हैं, उनको लग रहा है, तो मेरे ख्याल में ये उनके वर्कर्स के लिए भी अच्छा नहीं होगा, उनके जो पॉलिटिकल लोग हैं जो उनके साथ हैं पार्टी में, उनके लिए भी मुश्किलात होंगी और एक लिमिट तक बर्दाश्त कर सकेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इनकी वो ट्रेनिंग है जो एक नेचुरल सियासी जमात की होती है। तो खान साहब उस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, बट मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि वो बातचीत की तरफ ले जाएं। और उसके अलावा मैं दरअसल आपके शो में जब एंटर हुआ तो मुझे कुछ आपके जो शायद पैनल में बैठे हुए हैं उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में रिस्पांस नहीं मिला और पीपल्स पार्टी को इस इलेक्शन में, तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी एक पंजाब की पुरानी जमात है और पीपल्स पार्टी के रूट्स पंजाब में हैं और पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह बिल्कुल पंजाब में रिवाइव करेगी। जिस तरह चेयरमैन साहब की जो जलसे थे वो वाहिद लीडर थे जिन्होंने पंजाब। चलिए, ये बड़ा लंबा टॉपिक है मुस्तफा और मेरा ख्याल है कि इसके लिए पूरा प्रोग्राम आना चाहिए। इसकी कुछ हकीकतें हम भी जानते हैं, पंजाब में पीपल्स पार्टी क्यों, कब, कैसे रही और क्या हुआ। बहुत शुक्रिया मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, आप मेरे साथ मौजूद थे। मोहसिन काजमी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ थे। मुबशिर मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। चीजें अगर हल होने पे जा रही हैं तो करेक्शन मूड की तरफ जाना चाहिए। मैं ना मानू हार और ये हुआ तो
क्यों हुआ और उसके साथ अच्छा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, इससे कम बाज आ जाएं। पाकिस्तान है तो सियासतदान है, पाकिस्तान है तो इदारे हैं, और पाकिस्तान है तो मैं और आप हैं। दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क में वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।